अभी जो केस है ये केस कॉमन केस नहीं है। गुलामगिरी हमने भारत से ख़त्म कर दी है, आर्टिकल 17 बोलता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के फॉर्म में है। और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने के जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, इनको 22,000 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सक्सेस ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन। अभी एक सामान्य जनता जो है उनको दिमाग में आता होगा एक क्यूरेटिव पिटीशन क्या है, ये 22,000 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से कौन सी राहत मिलने के चांसेस हैं, ये मैं सब आराम से बताता हूँ। तो दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट से कोई केस डिस्पोज हो जाता है, यानी कि फाइनल डिसीजन हो जाता है, और उसके बाद अगर कुछ ग्रीवेंस है तो रिव्यू पिटीशन होता है। रिव्यू पिटीशन में भी अगर वो ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होता तो क्यूरेटिव पिटीशन होता है, और क्यूरेटिव पिटीशन ही अंतिम होता है। अभी जो केस है ये केस कॉमन केस नहीं है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। अभी केस ये मैंने खुद लड़ा है, मैं खुद उसमें हूँ, सक्सेस लिया है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी अगले स्टेज चल रही है। इसलिए मैं केस के नाम एज पर आवर प्रोफेशनल एथिक्स नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, आपको ए और बी के फॉर्म में स्टोरी सुनाऊंगा आपको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ए एक एम्प्लॉय एसोसिएशन है और बी एक कॉरपोरेशन है कि जिन्होंने एम्प्लॉय को काम पे रखने का वचन दिया था। टेम्पररी कैंप को रखते हैं, बीच में ही निकाल देते हैं, वापस रखते हैं, बीच में ही निकाल देते हैं, और सालों साल ऐसा चल रहा है। और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि स्लेवरी इज एबोलिश फ्रॉम इंडिया। गुलामगिरी हमने भारत से ख़त्म कर दी है, आर्टिकल 17 बोलता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के फॉर्म में ये गुलामगिरी आज भी जीवित है दोस्तों। इसलिए एक केस ऐसा आया था, शुरुआत इसकी 92 से हुई। 92 में लेबर कोर्ट से ये केस ए यानी कि एम्प्लॉय एसोसिएशन जीती थी। बाद में केस हाई कोर्ट में तक आया, हाई कोर्ट ने भी उसको बरकरार कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते समय ये 2016 हो गया, और 2016 में भी एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। और एम्प्लॉय के फेवर में डिसीजन आया तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्ट कॉरपोरेशन ने, जो बी है अपोजिट बी, उन्होंने थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया। और वो जो कॉरपोरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिपोर्टेड जजमेंट है 2015 में हुआ, ये रिपोर्टेड जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड जजमेंट, मोर देन 30 पेजेस रिपोर्टेड जजमेंट है, और ये रिपोर्टेड जजमेंट से उन्होंने क्या किया, जो एम्प्लॉय जीते थे और कॉरपोरेशन जो है ये रिव्यू पिटीशन में चले गए इसको चैलेंज करने के लिए। रिव्यू पिटीशन में वो हार गए, इसका मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय जीत गए। फिर क्यूरेटिव पिटीशन में हार गए, वहाँ पे भी एम्प्लॉय जीत लिए। अभी हर जगह पे सब प्रॉब्लम क्लियर हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और एम्प्लॉय इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर एम्प्लॉय एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डाला। कंटेम्प्ट पिटीशन इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूशन पिटीशन, जिसको महाराष्ट्र में दरखास्त बोलते हैं, एग्जीक्यूशन करना। जो डिसीजन दिया है सरकार कोर्ट ने, वो डिसीजन अगर सामने वाला इंप्लीमेंट नहीं करता है तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट करने के लिए ये पिटीशन होता है, एग्जीक्यूशन पिटीशन। ये कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला, और सुप्रीम कोर्ट के उस जमाने के 2-3 जो जजेस थे, उन्होंने वो कंटेम्प्ट पिटीशन को हियरिंग पे लिया, और एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देने के जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, इनको आर्टिकल 142 इवोक किया, और इवोक करके उसको बहुत बड़ा जजमेंट देके उसको री हियरिंग कर दिया। ये घटना है 2022 की, 2023 का ये डिसीजन है। री हियरिंग बोले तो रीस्टार्ट, वापस इंक्वायरी स्टार्ट करो वगैरह। अभी देखो दोस्तों, 1992 में केस चालू हुआ,
हर जगह पे एम्प्लॉय जीतते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जीतते हैं 2015 में, बाद में रिव्यू पिटीशन में भी जीतते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन में भी जीतते हैं, और उसके बाद में कंटेम्प्ट पिटीशन में उल्टा किया जाता है और वापस रियरिंग। और ये मीन वाइल एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय मर गए हैं, कुछ एम्प्लॉय बूढ़े हो गए हैं, कुछ एम्प्लॉय वेटिंग फॉर जस्टिस, ऐसा है। और ये कंटेम्प्ट पिटीशन के बाद ये इधर उधर क्या करें इसको, ऐसा ये डिसीजन आया क्या करें, और कोई लॉयर लेने के लिए इसको तैयार नहीं। देखते हैं तो साला ये सब उल्टा हो गया, अभी ये केस को क्या करेंगे। लेकिन किसी ने हमारा नाम दे दिया कि आप एडवोकेट सोमानी के पास जाओ, और वो ऐसे पंगा वाले केसेस जो हैं उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और मुझे सही में डिफ़िकल्ट टफ केसेस में, कॉम्प्लिकेटेड केसेस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें रिसर्च करने के लिए मिलता है, उसमें योगदान देने के लिए मिलता है, उसमें मेंटल एक्सरसाइज अच्छा होता है। रेगुलर केस तो हम करते ही करते हैं, सर्विस मैटर करते हैं, प्रॉपर्टी मैटर करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लॉ पर में हमारी 16 जूनियर्स हैं, 6 वो AOR है, रेगुलर है। लेकिन ये ऐसे थोड़े से टेढ़े केसेस जो आते हैं ना, वो आए। आने के बाद मैंने देखा क्या करें इसको, सब देखा, और एम्प्लॉय के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो आए, सब मिले, बातें हुई। फिर हमने वो जो कंटेम्प्ट पिटीशन का ऑर्डर था उसको रिव्यू किया। रिव्यू एज रेगुलर होता है वैसा रिव्यू डिसमिस कर दिया। फिर हमने उसको क्यूरेटिव पिटीशन किया कंटेम्प्ट के डिसीजन का, जो कंटेम्प्ट डिसीजन रॉन्ग हुआ था, आर्टिकल 142 योग करके वापस रीहियरिंग करने के लिए ऑर्डर दे दिया था। अभी आर्टिकल 142 क्या बोलता है? आर्टिकल 142 ये इनहरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। इस पावर के अंदर, आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो चाहिए वो डिसीजन कंप्लीट जस्टिस के लिए दे सकते हैं, टू डू द कंप्लीट जस्टिस। जहाँ पे किधर भी लॉ जो है, लॉ परिपूर्ण नहीं है या लॉ में कुछ एम्बिग्विटी है, तो ऐसे समय में वो जनरली ये यूज करता है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अगर कोई प्रोविजन क्लियर है तो ऐसे केस में आर्टिकल 142 इवोक नहीं होता है। लेकिन इन्होंने वो इवोक करके उसको उल्टा कर दिया, तो हमने क्यूरेटिव डाला। क्यूरेटिव में हमने बहुत मेहनत किया। क्यूरेटिव का ओपन हियरिंग जो है, क्यूरेटिव का वो ओपन हियरिंग भी जो है, वो ओपन हियरिंग के लिए हमने कोशिश किया, और क्यूरेटिव पिटीशन का ओपन हियरिंग ओपन हुआ, और वो ओपन हियरिंग हुआ, उसमें हमने आर्ग्यू किया और वो नोटिस इशू हो गया। यानी कि 22,000 लोग जो इसमें बाधित थे, जिनका हक उनको नहीं मिल रहा था, 30 साल से लड़ाई चल रही थी, और ये जब नोटिस हुआ तो जो खुशी हुई क्या बताऊँ आपको। और जो अभिनंदन का वर्षा हुआ चीफ जस्टिस के कोर्ट में मेरे ऊपर, जो अभिनंदन का वर्षा हुआ, सही में आपने बहुत अच्छा काम किया। एम्प्लॉय के काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी लोग सुप्रीम कोर्ट के हाई सिक्योरिटी के बाहर के बाजू में खड़े थे, बहुत लोग राह देख रहे थे, और बहुत सही डिसीजन मिला। अभी सामने वाले कॉरपोरेशन को नोटिस गया है, उनका जवाब आएगा, और फिर ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन का ऑर्डर जो उल्टा कर दिया, वापस रीहियरिंग कर दिया, ये सही है गलत इसका फैसला होगा। लेकिन नोटिस इशू करने का मतलब यही है, सुप्रीम कोर्ट को उसको एक बार करना चाहती है और सही करेक्ट डिसीजन देना चाहते हैं। मुझे होप्स है कि इसका डिसीजन करेक्ट आएगा, और पूरे 22,000 जो एम्प्लॉय, 22,000 से ज़्यादा है, मैंने खाली एक लगभग एक फिगर के लिए डाला है, 22,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को बहुत अच्छे तरीके से क्या मिलेगा, राहत मिलने की संभावना बहुत अच्छी है। और मुझे यकीन है कि भगवान श्री कृष्ण ये और मेरे गुरु नानी पालकीवाला ये लड़ाई लड़ने के लिए मुझे और सामर्थ्य देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे वकील हैं कि जो जेन्युइन है, अच्छे, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा ड्राफ्ट करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर से, किसी को भी केस आप लोग दे सकते हैं। खाली देने के बाद वो वकील जान डालता है क्या, वो आपके साथ ठीक से बात करता है क्या, वो आपका ठीक से समझ लेता है क्या, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। कि जो वकील ठीक से बातें नहीं करेगा, समझ भी नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, गुस्सा करते रहेगा, तो ऐसे वकील के पास जब केस जाएगा तब फिर वो उसका
कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप डिवोटेड अच्छे वकील ढूंढते हैं और केस देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीनन सक्सेस मिलता है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है और क्यूरेटिव पिटीशन सक्सेस होने का एक बहुत खुशी हो रहा है, और ये खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।